हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल हमने क्लास में जो है आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था। जो विधि निर्माताओं का निष्कासन है वो ये वाला आर्टिकल यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था। इसके आगे वाले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं आज हम लोग। नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी NCC सब लोग पढ़े होंगे और सब लोग किए भी होंगे, जानते भी होंगे। NCC और NSS सभी स्कूलों और कॉलेजों में लगभग जो है कंपलसरी था। हम लोगों में इस BHU में जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ भी था। तो लगभग हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर कॉलेज में NCC और NSS दोनों जो है अवेलेबल होता है और लोग करते भी हैं। तो इसी के बारे में समझना है कि सुर्खियों में क्यों है। NCC जो है विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, जो NCC है पूरे विश्व में सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। 2023 में इस संगठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जो जब भी किसी भी चीज़ की 50वीं वर्षगांठ हो, 25वीं हो, 75वीं हो या 100वीं हो, तो ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, वो न्यूज़ में होता है और उससे सवाल बनने की संभावनाएं होती हैं। तो NCC क्या है, विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, तो पंडित HN कुंजरू की एक समिति थी, उसी की सिफारिश पर 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 को बनाया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। किस समिति की सिफारिश पर, पंडित HN जो है कुंजरू समिति, HN कुंजरू समिति के सिफारिश पर बनाया गया। ठीक है, इस समिति ने बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में एक कैडेट संगठन की भावना जो है उसको स्थापित किया जाए और उसको मूर्त रूप दिया जाए। तो उसी पे सिफारिश पे ये अधिनियम बनाया गया और उसी से जो है NCC का गठन हुआ। इसका उद्देश्य क्या है कि जीवन के सभी क्षेत्र में नेतृत्व देना है, युवाओं को राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहने, संगठित, प्रशिक्षित और उत्साही युवाओं का संगठन तैयार करना। ठीक, युवाओं को जो सेना है उसमें करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। देश के युवाओं में जो चरित्र का निर्माण, सैन्य नेतृत्व, अनुशासन, नेतृत्व, पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना, निस्वार्थ सेवा जैसे अनेक आदर्शों का विकास करना है। और ये जानना आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप सब लोग जानते होंगे ये एक त्रिसेवा संगठन, इसमें जल सेना, नौसेना और एयरविंग तीनों होता है। ठीक है, NCC में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय इसका है जो है आपका नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। 17 उसको जो है निदेशालय में, डायरेक्टरेट में उसको बांटा गया है। ये राज्य और केंद्र शासित कवर करते हैं। अच्छा, इसमें जो कार्यक्रम होता है NCC का, वो उसका नेचर कैसा है, तो वो वॉलेंट्री है, प्राकृतिक, मतलब स्वैच्छिक है। आपको आप चाहे तो करिए, नहीं चाहे तो मतलब फोर्सेबल भी नहीं है कि नहीं आपको कोई नहीं ज़बरदस्ती करना ही करना, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जानते हैं कि आप छात्रों पर क्या है, सक्रिय सैन्य सेवा के लिए कोई जो है दायित्व ऐसा होता नहीं है, लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं। 3 प्रकार के यहाँ पे प्रमाण पत्र मिलते हैं NCC के, क्या है, अवधि के आधार पर छात्रों को मिलते हैं, सब लोग जानते होंगे। इसका योगदान बताया है, योगदान को आप थोड़ा थोड़ा जानिए कि भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 71 में, कारगिल युद्ध में NCC जो कैडेट थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएँ अदा की थी। जैसे कि राज्यों में शरणार्थी शिविर थे, सैनिकों का परिवार, अस्पताल, डाक, टेलीग्राफ, अनेक प्रकार के जो भी संचार प्रणालियाँ थीं, यातायात नियंत्रण था, उसमें सहायता की थी। सामाजिक सेवा भी बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। NCC कैडेट्स ने रक्तदान अभियान, पोलियो अभियान, वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है सप्ताह भर से चलने वाले जो अखिल भारतीय स्वच्छता और जागरूकता अभियान था, उसमें स्वच्छता ही सेवा का नेतृत्व NCC कैडेट ने ही किया था। कचरा मुक्त भारत को बढ़ावा देने में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। बचाव और राहत कार्य में भी बहुत सारे जो है NCC कैडेट क्या करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसा हमने देखा भी है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान भी ये NCC कैडेट जो थे बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे अदा किए थे। और इससे होता क्या है कि देश की युवाओं में नेतृत्व और अधिकारी जैसे गुणों का विकास भी होता है। आपसी समझ, विश्वास, मित्रता और शांति को बढ़ावा मिलती है। हालांकि एक चीज़ और जानते होंगे, एक तो NCC हो गया, दूसरा हम लोग के कॉलेज में, हम लोग यूनिवर्सिटी में BHU में NSS भी था। आप जानते होंगे NSS, और सब लोग NSS भी करते थे। तो कुछ लोग NCC में जाते थे, कुछ लोग NSS में जाते थे। तो दोनों के बीच में अंतर है। हालांकि दोनों वॉलेंट्री है, दोनों मतलब स्वैच्छिक है, आप जिसका मन करे वो जाइए, उसमें कोई लाइबिलिटीज तय नहीं हो जाती आपकी, नहीं आपको ये करना है, बाध्यता है, ऐसा नहीं है। बट जो है दोनों में अंतर क्या है, NCC और NSS के बीच में बहुत लोगों को पता भी नहीं होता था। हमको भी बहुत दिन तक नहीं पता था कि NCC और NSS में अंतर क्या है, पर बाद में सब चीज़ें क्लियर हुई। तो आप जानिए NCC क्या होता है, ये आता है रक्षा मंत्रालय। ये सवाल बन सकता है यहाँ से, तो ये आपको जानना है कि NCC किसके अंतर्गत आता है,
रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्थापना का वर्ष 1948 है। इसका लक्ष्य क्या है? राष्ट्र की सेवा और सैन्य करियर के लिए अनुशासित और निस्वार्थ युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना। एनएसएस जो होता है वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मंत्रालय पहले देख लीजिए, रक्षा मंत्रालय, और यहाँ पे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1969 में इसका गठन हुआ, ठीक है। और ये क्या करता है? सामुदायिक सेवा, ठीक, सामुदायिक जो सेवा है उसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करता है। ये जो है सेंटर लेवल की एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की। अब इसको ध्यान देना है कि ये क्या है, एक्ट के थ्रू बनाया गया है और ये एक योजना है। इसमें क्या है कि एनसीसी के लिए वर्दी अनिवार्य होती है, एनएसएस में कोई वर्दी निर्धारित नहीं होती है, और ये कौन कौन शामिल होता है ये बताया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये एनसीसी और एनएसएस में दोनों अंतर है। एनएसएस क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना। तो बस ये खत्म। अब आते हैं हम लोग न्यूज शॉर्ट्स में। लोकायुक्त, लोकायुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप उसमें लक्ष्मीकांत में पढ़े ही होंगे। तो अभी हाल ही में सबसे आप जानते हैं कि हाल ही में क्या हुआ कि सबसे आप एक चीज़ जानिए कि सबसे पहले भारत में लोकायुक्त का पद किस राज्य ने सृजित किया था? तो वो पहला राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो है सबसे पहले लोकायुक्त का जो है पद सृजित किया था। और हाल ही में जो महाराष्ट्र की विधान परिषद है, विधानसभा नहीं, विधान परिषद, यानी विधानसभा ने पारित कर दिया था पहले, अब उसके बाद विधान परिषद ने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है कि महाराष्ट्र जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 था उसको कैंसिल करना है, ठीक है। तो पहली बार आप जानते हैं कि लोकायुक्त का पद किसने सृजित किया था? पहला जो है 1971 वाले से ही जिसने महाराष्ट्र ने सृजित किया था, और उसके बाद उड़ीसा ने किया था, ठीक है। तो उड़ीसा दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। लोकायुक्त होता क्या है? जो राज्यों में भ्रष्टाचार होते हैं उसे निपटने के लिए एक प्राधिकरण होता है, एक ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? कुछ श्रेणियों में जो पब्लिक सर्विस सर्वेंट होते हैं, जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस के थ्रू या अन्य जो स्टेट सर्विस है उसके थ्रू जाते हैं, तो उनसे जो लोक सेवक होते हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचारों को देखता है। इसका कार्य कुछ क्या होता है कि जो भी लोक पदाधिकारी है उसके खिलाफ भ्रष्टाचारों की जाँच करना हो। और जानते हैं स्वीडिश संसदीय ओम्बुड्समैन के तर्ज पे बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपने लक्ष्मीकांत में ये कंटेंट देखा होगा। हाल ही में उसके बाद 1966 में जो फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग था, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी जो बनी थी कमीशन था वो फर्स्ट एआरसी, ठीक है, एआरसी, उसने भी यह जो है केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि ये जो आपको ध्यान देना है कि 1966 में जो एआरसी था, ठीक है, और आपको बताना है कि ये एआरसी किस प्रधानमंत्री के काल में बनाई गई थी। आपको ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा कमेंट करिएगा देख करके, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में बेसिक एकदम चीज़ दी हुई है। तो फर्स्ट जो एआरसी था उसने ये रिकमेंड किया था कि लोकपाल केंद्र स्तर पे हो और राज्य स्तर पे लोकायुक्त की स्थापना की जाए, ठीक है। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संघ स्तर पे लोकपाल और राज्य स्तर पे लोकायुक्त के पद का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है इसमें। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां हैं किसके समक्ष? लोकायुक्तों के समक्ष। किस चीज़ की चुनौतियां हैं? एक रुकता का अभाव है, जैसे कि बहुत सारे लोकायुक्तों की जो संरचना है उसकी क्षमताएं हैं सभी राज्यों में अलग अलग हैं, एक समान नहीं है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान में दो लोकायुक्त हैं, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त हैं, लेकिन यूपी में और हिमाचल में केवल लोकायुक्त हैं, यानी उप लोकायुक्त नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि यूपी में सिर्फ लोकायुक्त है, हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त है, लेकिन राजस्थान महाराष्ट्र में क्या है? उप लोकायुक्त भी हैं, दो पद हैं, ठीक है। अभी कुछ जो लोकायुक्त हैं कुछ राज्यों के वो क्या है 2013 का जो अधिनियम है उसके अनुरूप तो है नहीं, ठीक है, ये भी समस्याएं हैं। और कुछ क्या है कि कई जगह पे है सीमित अधिकार हैं। लोकायुक्त क्या है? किसी भी अपराधी के खिलाफ केवल सजा का सुझाव दे सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा, ये स्टेटमेंट बन जाएगा, सवाल बन जाएगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। सिर्फ सजा का सुझाव दे सकता है, लेकिन सुझाव को मानना या स्वीकार करना या संशोधित करना किस पर है? राज्य पे निर्भर होता है। राज्य चाहेगी तो कार्रवाई करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे में आगे की क्या होनी चाहिए कि हमें जो है 2013 का जो लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम उसकी तरह उसी की मॉडल पे हमें बनाना चाहिए। लोकपाल क्या है? ऑनलाइन इसकी शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटलीकरण का बढ़ावा देना चाहिए। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे कि पर्याप्त बजट आवंटन, बुनियादी ढांचा और आवश्यक कर्मियों की नियुक्ति करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अमेरिका और भारत में महाभियोग, इम्पीचमेंट इन यूएस एंड इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप जानते होंगे भारत के संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग की बात की गई है। इसी तरह से अमेरिका में भी होगा, ठीक है। तो उसी के बीच का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे दिया है। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और ये बेसिक भी है, और ये क्या है, करंट में भी है। न्यूज़ में था, इसीलिए यहाँ पे बेसिक चीज़ भी दी हुई है। तो ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि GS2 में अनेक जो देशों के संविधान है उसके तुलनात्मक अध्ययन को भी यहाँ पे बात लिखी गई है, सिलेबस में लिखा गया है मेंस के। तो यहाँ सवाल बनने की संभावनाएं हो सकती हैं, प्रीलिम्स में भी बन सकता है। तो जानते हैं कि जो भारत में ये न्यूज़ में क्यों रहा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो USA का है, उसने जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ठीक है, उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है। तो अमेरिका और भारत में जो महाभियोग है उसकी प्रक्रियाओं के बारे में तुलना यहाँ पे बताई गई है कि कैसे कैसे सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो भारत में जानते हैं कि केवल राष्ट्रपति पर ही महाभियोग चलाया जाएगा। संविधान में लिखा गया है कि सिर्फ जो है राष्ट्रपति पे ही संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की जाएगी, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, केवल राष्ट्रपति, ठीक है, केवल राष्ट्रपति। पर USA में क्या है, USA में यह है कि राष्ट्रपति भी हो, उपराष्ट्रपति भी हो और सभी सिविल अधिकारियों हो, उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। मतलब इस पे यहाँ पे इसका काफ़ी विस्तार है। महाभियोग का विस्तार कहाँ पे है, USA में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। भारत में केवल राष्ट्रपति के ऊपर होता है। इसी तरह से देखिए, तो आप जानिए कि महाभियोग का अधिक आधार क्या होगा। तो भारत के संविधान में ये सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का चलाने का आधार क्या होगा। तो सिर्फ ये होगा, एक आधार होगा कि संविधान का उन्होंने अतिक्रमण किया हो। एक आधार सिर्फ हो सकता है, कोई भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी पर महाभियोग नहीं चलेगा, सिर्फ एक पर चलेगा। किस आधार पे, इस संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति ने अगर किया है तो महाभियोग चलेगा, वरना नहीं चलेगा। भारत में है। पर अमेरिका में क्या है कि राजद्रोह, रिश्वतखोरी हो या अन्य गंभीर अपराध या दुराचार जैसे कुछ मामले हों तो भी वहाँ पे जो है कि महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है। और अब आते हैं कि इसमें प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे महाभियोग होगा, ठीक है, चलेगा मान लो, तो प्रक्रिया क्या होगी। तो पहले भारत का देखते हैं, फिर हम लोग USA का देखेंगे। तो होगा क्या कि आरोप का संकल्प, मतलब सदन के जो दोनों सदन होगा उसमें से किसी भी सदन में भारत में किसी भी सदनों में क्या करेंगे, महाभियोग के लिए आरोप लगाने वाला संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब किसी भी सदन में, या राज्यसभा में या लोकसभा में, संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके लिए कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना और कम से कम 1/4 सदस्यों का जो होगा उस पर हस्ताक्षर जो है सदन का, वो जरूरी होगा। मतलब 14 दिन पहले, ठीक, और 1/4 जो सदस्य होंगे सदन का, उसके हस्ताक्षर, ये जरूरी है, ठीक। इसके बाद मतदान होंगे। मतदान कैसे होगा कि संकल्प को उस सदन की जो कुल सदस्य संख्या उसमें कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यानी जितनी कुल संख्या है, ठीक है, मान लीजिए 100 संख्या है, तो 100 में से 2/3 बहुमत जो है उससे पारित होना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद जिस सदन में संकल्प लिया जाएगा उसके बाद वहाँ से पारित हो गया तो अब दूसरे सदन में भेजा जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, मतदान जब हो रही होगी तो उसके पहले क्या होगी, आरोपों की जांच होगी। मतलब मान लीजिए लोकसभा से पारित हो गया, चला गया, तो राज्यसभा में ये नहीं कि तुरंत राज्यसभा में गया और वहाँ भी वोटिंग हो गई जो पारित हो गया, नहीं। राज्यसभा में क्या होगी, वहाँ भी क्या होगा, पहले जांच होगा, ठीक है, वहाँ जांच होगी। और वहाँ राष्ट्रपति को क्या होगा, अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। वहाँ राज्यसभा में राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा, ठीक। और इस सदन में भी संकल्प को जो जितनी सदस्य संख्या है उसके 2/3 बहुमत से पारित कराना आवश्यक होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब महाभियोग होगा उस पर सुनवाई के लिए पीठासीन अधिकारी कौन होगा, तो सदन का जो है संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी, जो मानी कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, वो पीठासीन अधिकारी हो सकता है सुनवाई के लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि उसके बाद दोनों सदनों से जब महाभियोग का संकल्प पारित हो गया तो राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि अभी तक जो है भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है, ठीक है। ये बात हो गई। अब आते हैं हम लोग अमेरिका में। अमेरिका में कैसे होगा वो चीज़ देखना है। ये सवाल यहाँ पे डायरेक्ट बनेंगे प्रीलिम्स पे, एकदम मैं श्योर हूँ कि यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है प्रीलिम्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टैटिक पोर्शन भी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका रिवीजन भी हो रहा है स्टैटिक पोर्शन का,
ठीक। तो आरोप का पहले मान लीजिए यूएसए में क्या होगा, पहले आरोप का प्रस्ताव होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है। यहाँ कोई संकल्प प्रस्तुत करेगा, फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ संकल्प कैसे पारित होगा। यहाँ पे तो मान लीजिए भारत में क्या था, 2/3 बहुमत होना चाहिए और 14 दिन की सूचना होनी चाहिए और 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ सिंपल सा साधारण बहुमत चाहिए, सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साधारण बहुमत हो, पारित हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, जो महाभियोग की सुनवाई होगी उसके लिए पीठासीन अधिकारी कौन होगा, तो यूएसए का जो है जो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए होगा, वही जो है इसका पीठासीन अधिकारी होगा। भारत में क्या है, भारत में सीधे सीधे जो है लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, जिस सदन में सुनवाई हो सकती है वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वही होते हैं, ठीक। इसके बाद मान लीजिए पारित हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, फिर क्या होगा, तो यहाँ इसके बाद सीधे जो है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग का संकल्प पारित होना, ये क्या है, अभियोग को स्वीकार करने जैसा है, मतलब अभियोग स्वीकार कर लिया जाएगा। हालांकि इससे राष्ट्रपति क्या होगा, पद से हटेगा नहीं, ठीक। निचले सदन में अब क्या है कि महाभियोग की मंजूरी के बाद उच्च सदन सीनेट की एक अदालत की बैठक बनाई जाएगी, सीनेट की, उच्च सदन की। अब उसके बाद राष्ट्रपति को केवल तभी उसके पद से हटाया जा सकता है जब सीनेट का 2/3 जो है सदस्य क्या करे, उसके पक्ष महाभियोग के पक्ष में मतदान कर दे। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एंड्रू जॉनसन, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप यानी इस तरह के महाभियोग की मंजूरी दी थी, हालांकि किसी को भी इस पर पद से हटाया नहीं गया, ठीक है। तो ये तरीका है दोनों के बीच में तुलनात्मक प्रक्रिया का, महाभियोग का, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे तीसरे वाले आर्टिकल पे आते हैं कि जम्मू कश्मीर संबंधित जो 2 विधेयक थे उसको मंजूरी मिली है, ठीक है। तो अब क्या मंजूरी मिली है वो चीज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, ये जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से यह क्या करेगा अधिनियम कि जो अनुसूचित जाति है, SC, ST और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, उनके सदस्यों को नौकरी और व्यावसायिक सदस्य संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण देगा, ठीक है। तो ये बात है कि यह केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे कमज़ोर और वंचित वर्ग के स्थान पे अन्य पिछड़े वर्ग का यहाँ पे प्रावधान कर देता है, ठीक है। इससे क्या है कि इस अधिनियम में जो है कमज़ोर और वंचित वर्ग की जो परिभाषा थी उसको हटा दिया गया है और वहाँ पे अन्य पिछड़े वर्गों को जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को वहाँ पे रखा गया है। तो ये बात। और दूसरा अधिनियम क्या है कि जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023, इसके माध्यम में यह क्या करेगा, 2019 में संशोधन करेगा। ये बिल क्या कर सकता है, इसमें मेन बात ये है कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की विधानसभा की सीटों की कुल संख्या क्या है, 107 से बढ़कर कितने होगी, 114 बन गई है। तो यूपी से डायरेक्टली जो है सीटों को, जो विधानसभा की सीटें होती हैं न्यूज़ में होती है, उसको सीटों को पूछ देता है। कई बार ये PYQ में देखा गया है। तो आपको ध्यान देना है कि जम्मू कश्मीर की जो है सदस्य जो विधानसभा की सीट थी वो कितनी हो गई, 114 हो गई है। जब POK की जो अधिकृत जो कश्मीर है उसके लिए क्या है, वहाँ के लिए जो कब्जा जब तक आएगा तब तक के लिए यहाँ पे 24 सीटें खाली रहेंगी। वर्तमान में कुल कितनी सीट हो गई, इस तरह से जो है 83 हैं, जिसे संशोधन में बढ़ा करके 90 किया गया है। इसमें ध्यान देना है कि इन सीटों में क्या है कि SC के लिए 7 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। कश्मीरी जो समुदाय होगा, प्रवासी समुदाय, उसमें 2 सदस्यों को दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि विधानसभा में उपराज्यपाल द्वारा सदस्यों का नाम निर्देशन, मतलब जो ये कौन है, ये जो आपका उपराज्यपाल है वो क्या कर सकते हैं, जो कश्मीरी प्रवासी समुदाय है उसमें से 2 सदस्यों को जो है, अधिकतम 2 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करेंगे, मतलब उसको नाम नॉमिनेट करेंगे। कहाँ पे, विधानसभा में। उसमें 1 सदस्य क्या होगी, महिला होगी। 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा कहाँ पे, कश्मीरी जो प्रवासी समुदाय होंगे वहाँ पे विधानसभा में उपराज्यपाल द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है। और 1 सदस्य कौन होंगे, POK से जो है जो विस्थापित समुदाय है उसमें से 1 सदस्यों को, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन शामिल है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया हो, जो वास्तविक नियंत्रण से रेखा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जो क्षेत्र है वहाँ के लोग हैं, और ऐसे लोग जिन्हें अधिसूचना के तहत कमज़ोर और वंचित वर्गों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे वाले आर्टिकल पे, डाकघर विधेयक। इसके बाद जो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की समझेंगे और ग्राम मानचित्र समझेंगे। यहाँ पे पूरा आपका जो विजन है इसका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। तो राष्ट्रपति ने डाकघरों को बेहतर बनाने के लिए डाकघर विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है, कानून बन गया अब ये, ठीक है। तो ये किसका स्थान लेगा, तो भारतीय डाकघर अधिनियम
भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का स्थान लेगा। ठीक है, तो ये जो एक्ट था 1898 का, वो किसके द्वारा बनाया गया था? उस वक्त अंग्रेजों के समय वायसराय लॉर्ड एल्गिन सेकेंड के द्वारा बनाया गया था, उसी के कार्यकाल में। यानी इतना पुराना एक्ट है इंडियन पोस्ट ऑफिस का, उसको अभी जा कर के रिप्लेस किया गया है। ठीक है, अभी ये देश में नए अधिनियम की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है मुख्य रूप से जो IPOA था, मतलब इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट था 1898, मुख्य रूप से डाकघर से जो माध्यम से जो मेल सेवाएं थी उसको शामिल करता था। अब क्या है कि डाकघरों के लिए बेहतर प्रशासन जरूरी हो गया, क्योंकि अब क्या कर रहा है डाकघर, क्या कर रहा है, बहुत सारी सेवाएं दे रहा है। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी, इसके बारे में मैंने बताया था, बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। ठीक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा दे रहा है, बैंकिंग बीमा योजना दे रहा है। ठीक है, बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। और क्या कर रहा है डाकघर, नागरिक केंद्रित अलग अलग सेवाओं के वितरण के लिए एक माध्यम भी बन चुका है। तो इसलिए जो है इसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी था, और यहाँ पे संशोधन भी इसलिए काफ़ी आवश्यक हो गया था। तो इसमें क्या है कि मुख्य उपबंधों पे नज़र एक है कि डाक पार्सल को जब्त करने का अधिकार बनाया गया। मतलब क्या है कि कुछ डाक, यह विधेयक क्या करेगा कि जो डाक अधिकारी हैं कुछ आधार पे, यहाँ शब्द लिखा गया कुछ आधार पे, ठीक है, क्या करेगा, जो डाक के माध्यम से किसी सामग्री को भेजी जा रही है उसको खोलने, रोकने और जब्त करने का अधिकार दे देता है। अब आधार में क्या होगा, देश की सुरक्षा के संबंधित जो मामला हो, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध संबंधी कोई समस्या हो, लोक व्यवस्था, आपातकाल या लोक सुरक्षा इत्यादि जो समस्याएं होंगी या जो मुद्दे होंगे, इन्हीं आधारों के आधार पर जो है क्या किया जाएगा कि जो है कहीं ना कहीं डाक पार्सल को जब्त करने का अधिकार अधिकारियों को देता है। अब दायित्वों से छूट देता है, यानी नियम द्वारा किसी भी दायित्व को छोड़कर डाकघरों या अन्य सेवाओं के बारे में कोई अन्य दायित्व नहीं होगा, और डाक सेवाओं के जो महानिदेशक उसको भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। तो बहुत सारी चिंताएं भी इससे आ गई हैं। अगर मान लीजिए कोई सामान भेजा जा रहा है और अधिकारी और जो अन्य जो कर्मचारी हैं वो किसी भी प्रकार का बहाना या हवाला देकर क्या कर सकते हैं, निजता का अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं, क्योंकि पार्सल को जब्त करने का जो है ये अधिकार अपने आप में बेहद चिंताजनक है। ठीक है, ये क्या करता है कि उसकी प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता नहीं है। अब ये भी देता है कि जो भारतीय अधिनियम भारतीय डाक को डाक सेवा में चूक के लिए जवाबदेही से छूट देता है, जिससे क्या होगा, उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान भी पहुंच सकेगा। अपराध और दंड का कोई भी स्पष्ट रूप से उल्लेख ही नहीं है। ये समस्याएं हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पे, FTSE योजना। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FTSE योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब इस मंजूरी मिलने के बाद से जो क्या हुआ है कि FTSE जो है ये क्या है कि इस योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखा जा सकेगा। ये कौन सी योजना है? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना है, ये मत समझिएगा कोई एक्ट है या कोई मतलब ये न्यायालय है। ये योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो कार्यान्वयन कहाँ से होता है, तो कानून और न्याय मंत्रालय के तहत जो है इसका न्याय विभाग इसका कार्यान्वयन करता है। फंडिंग कहाँ से होती है? निर्भया फंड है, जो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का जो वित्त पोषण होता है निर्भया फंड जो है उससे होता है। निर्भया फंड का उद्देश्य क्या है? देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, तो इस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स क्या है? विशेष मामलों के प्रति जो है समर्पित अदालतें होती हैं, जो लैंगिक अपराधों के साथ जो है पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई कर देती हैं। पॉक्सो एक्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, बहुत सारे मैगजीन्स में दो महीने में, याद अगस्त में और अक्टूबर में 2 बार इसका डिस्कशन हो चुका है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या है कि और उसके बाद है कि दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 के गठन का आधार बना इसके लिए। और क्या है, इसमें बलात्कार के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंडों का प्रावधान किया गया। FTSE क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से जुड़े हुए हैं। और कुल अब तक कितने हैं, जो मतलब 414 विशिष्ट पॉक्सो और 661 FTSE गठित किए गए हैं, जिससे क्या है कि लगभग 2 लाख मामलों से अधिक मामलों का निपटान किया जा चुका है। बहुत सारी इसकी समस्याएं, चुनौतियां हैं कि जो IT अवसंरचना की कमी है, विशेष प्रशिक्षण का जो न्यायाधीशों के लिए अभाव है, और न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त है। हालांकि इससे लाभ भी मिला है कि न्यायिक प्रणाली पे बोझ कम हुआ है, और जो भी यौन और लैंगिक आधार पर हिंसा हो रही थी उसको समाप्त करने में सहायक हुई है। ये बलात्कार के मामलों और पॉक्सो एक्ट के अधिनियम के तहत जो भी लंबित मामले हैं उसको कम करने में सहायक हुआ है, और बहुत सारी जो है बेहतर और त्वरित सुनवाई भी यहाँ पर न्याय पहुँचा है। ये भी मतलब समस्याएँ दूर हुई हैं। तो हालांकि यहाँ प्रीलिम्स का सवाल कहाँ बनेगा? प्रीलिम्स का सवाल यही बन सकता है कि इस योजना को कब तक बढ़ाया गया है, ये योजना
राज्य सेक्टर की है या केंद्र सेक्टर की है, ये बस देखना है। कब लॉन्च हुई थी, फंडिंग कहाँ से होता है और किस विभाग के अंतर्गत काम करता है, बस खत्म। ठीक है, कौन कौन से मामले देखता है, इतना ही प्रीलिम्स के लिए देखना होता है। बाकी ये योजनाएं और चुनौतियां, लाभ, ये सब चीज़ें मेंस के लिए होती हैं। ग्राम मानचित्र, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से सवालें बनती हैं। तो पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए जो जो स्थानिक योजना निर्माण है ना, स्थानिक योजना निर्माण, ठीक है, तो इसको सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम मानचित्र को बढ़ावा दे रहा है। ग्राम मानचित्र को बढ़ावा कौन दे रहा है, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, किस लिए, योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए और उसका स्थानिक योजना निर्माण के लिए। ठीक है, तो ग्राम मानचित्र क्या है, एक जीआईएस प्रणाली है, जीआईएस एप्लीकेशन है, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, तो इसको पंचायती राज विभाग ने 2019 में इसको लॉन्च किया था। और किसने इसको विकसित किया था, तो एनआईसी ने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। ठीक है, ये क्या है, जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो पंचायत है उस पर जो स्थानीय योजनाएं बनती हैं जो पंचायतों में, उसका मदद करेगा, मतलब उसको जियो टैगिंग भी करेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए ना, जियो वाला नहीं, जियो जियो ये वाला जियो, जियो टैगिंग करता है और साथ साथ क्या है, उसका मानचित्रण उपलब्ध कराता है। स्थानिक तौर पे जो भी योजनाएं बनती हैं उसका बेहतर ढंग से क्या है कि उनका क्या करेगा, पर्यवेक्षण करेगा, पुनरीक्षण करेगा और साथ साथ क्या है कि उसकी निगरानी करने के लिए भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। तो जो भी विकासात्मक कार्य है उसका बेहतर ढंग से जो है एक एकल भू स्थानिक मंच भी यह प्रदान करता है। साथ ही आप ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए निर्णय का समर्थन तंत्र भी उपलब्ध करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम मानचित्र किस विभाग ने जारी किया है, किस लिए जारी किया है, बात खत्म। तो यहाँ जो है आपका पूरा मैगजीन का जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। और 4 क्लासेस हुई हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, चारों को देखिए। और उसके बाद एक काम आपको करना ये है कि ये आप QR कोड को स्कैन करिएगा। QR कोड को स्कैन करने के बाद क्विज़ आएगा। ठीक है, लॉगिन करेंगे विजन एस की साइट पे, क्विज़ आप दीजिए, आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितना सीखा, कितना आपने गलती किया। हालांकि मैंने लाइन बाय लाइन सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, तो आप इसको चारों वीडियोज़ को देख लेंगे एक बार और इसके बाद इस क्विज़ को लगाएंगे तो उम्मीद है कि सवाल आपके गलत कम होंगे। ठीक है, अपने जो इसके बाद क्लास के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आपने क्या सीखा, क्या कुछ भी आपकी मतलब कमी हो या फिर आपको कोई समस्या आ रही हो, आप ज़रूर फीडबैक दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।